हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की और चैप्टर 8 है ये। और चैप्टर 8 में है संस्कृतियों का टकराव और यूरोपीय वासियों की खोज, यात्राएं, अटलांटिक परगमन। तो संस्कृतियों का टकराव चैप्टर में हमने यूरोप वासियों की खोज पिछली वीडियो जो थी उसमें पढ़ ली थी। यात्राएं, अटलांटिक पारगमन, ये सब टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया था। ये आप देख सकते हैं, यूरोप वासियों की समुद्री यात्रा, ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और वीडियो पसंद आए तो अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना आज यहाँ से शुरू होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज देखिए अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। ठीक है, किसकी बदौलत हुआ? सैन्य शक्ति की। और स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था, ठीक है, या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। यानी या तो उन्हें कुछ भेंट देनी पड़ती थी, नजराना मतलब, या फिर उन्हें जो सोने और चांदी के खान होते थे उनमें काम करना पड़ता था। विशेष बात यह थी कि वहां प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्ती बसानी पड़ती थी, जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर क्या करते थे? निगरानी रखते थे। और स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो अगर तो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए भी भर्ती किया जाता था कि सोना कहाँ पे, इस बात के नए नए स्रोत के पता लगाया जाए, खोज। तो सोने के लालच में गंभीर हिंसक घटनाएं भड़की, जिनका स्थानीय लोगों ने क्या किया? उसका प्रतिरोध किया। और स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम डी लॉस कैसास ने कहा कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार आरावाकों के नंगे बदन पर आजमाते थे। ठीक है, जब सैनिक दमन और बेगार का तांडव हो रहा था, यानी बेगार मतलब कि जिसका कोई काम करने के बाद उसकी मेहनताना न दिया जाए, उसका मूल्य न दिया जाए उसे, तो उसे बेगार कहते हैं। ठीक है, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पूरी दुनिया की बीमारियां, विशेषतः चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया और बीमारियां फैल गई, चेचक फैल गया। और पहले जानलेवा होता था चेचक, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक जो क्षमता थी वो नहीं थी। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का जो कारण है स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य जो गोलियां थी, अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लोप, जैसी वो जीवन शैली थे उनका लोप होना, निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए उस दुखांत मुकाबले की याद दिलाता है। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज बराबर चलती रही। जो कोलंबस के अभियान हुए उसमें सफलता मिलती चली गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी स्थान तक के समस्त क्षेत्रों को खोज खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। उपयुक्त जो घटनाएं थे उनसे पहले स्पेनवासियों ने एक क्षेत्र के दो बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। और यह काम मुख्यतः दो व्यक्तियों, हरमन कॉर्टेज 1488 से 1547, फ्रांसिस्को पिजारो का था। और उनके अभियानों द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदारों, नगर परिषदों के जो अधिकारी होते थे, अभिजातों ने वर्ग थे, उन्होंने उठाया। और इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी उन्होंने उसको मुहैया कराया। कोर्टिश और एजटेक लोग, ठीक है, कोर्टिश और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कोक्टिवा स्टोडोर कहा जाता था, और मैक्सिको को रोकते हुए उसे चुटकियों में उन्होंने जीत लिया था। कोर्टिश क्यूबा में मैक्सिको आया था, जहां उसने टाटानेक समुदाय से दोस्ती कर ली थी। किस समुदाय से? टाटानेक। टाइटैनिक लोग एजटेक शासन से अलग होना चाहते थे। ये लोग एजटेक जो शासन था, एजटेक उससे अलग होना चाहते थे। और एजटेक शासन मोन्टेजुमा ने कोर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा।
और वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया कि कोर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। ऐसी बातों का उन्हें एहसास होने लगा। डोना मैरिना। बर्नार्ड डियाज डेल कैस्टिलो ने अपने टू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको में लिखा है कि कौन सी पुस्तक में? टू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। लिखा है कि टेबेस्को के लोगों ने कोर्टेस को डोना मैरिना नाम की एक सहायिका दी थी। वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। और उसने कोर्टेस के लिए दुभाषीय के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की। यह हमारी जीतों की जोरदार शुरुआत थी और डोना मेरिना की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मैक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे। डियाज सोचता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मैक्सिकन लोग उसे मॉलिच यानी विश्वासघातनी कहते थे। मॉलिच का मतलब विश्वासघातनी कहते थे और मालिचिस्टा का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता है। ठीक है। और बर्नार्ड रियाज ने लिखा है, यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि जब हमने इन सभी शहरों और गांवों को जल में बना हुआ और सैन्य कस्बों में सूखी जमीन पर बसा हुआ देखा और यह भी देखा कि मैक्सिको नगर तक जाने के लिए जल में सीधा और समतल रास्ता बनाया गया है, तो हम दंग रह गए। ये बड़े नगर और भवन जो पानी में खड़े हुए थे सभी पत्थर के बने हुए थे और ऐसा लगता था कि मानो हम अमाडिस की कहानी का कोई अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। सचमुच हमारे सैनिक तो यह पूछ ही बैठे कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। स्पेनी सैनिकों ने टैलिक्स क्लानों पर हमला बोल दिया। टैलिक्स क्लान खूंखार लड़ाकू थे। क्या थे वे? लड़ाकू थे और खूंखार भी थे, और जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनी सैनिकों ने क्रूरता पूर्वक उन सब का सफाया कर दिया। फिर वे टेनोटिकलैन की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1559 को पहुंच गए। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोटिकलैन ने के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से 2 गुनी यानी 10 करीब 100,000 यानी 1 लाख थी। ठीक है। मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक स्वागत किया। एजडिट लोग सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी, बहुत अधिक उपहार दिए। लेकिन टेलिक्स क्लान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी। एज़टेकों के एक वृतांत में स्थिति का वर्णन इस प्रकार है कि ऐसा लग रहा है मानो टेनोटिस्टान ने किसी दानव को शरण दे दी है और टेनोक्लांटलान ने के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है, और भांग काफी खतरनाक होता है और नशे की होता है ये, और इससे बहुत भयंकर नशा होता है। आदमी काफी इसमें बहक जाता है और अपने दिमाग पर उसको कंट्रोल नहीं रहता। तो वे सब पगला से गए हैं और हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा है, मानो सारी दुनिया की आंतें बाहर निकाली जा रही और लोग भयक्रांत नींद में सो गए। और एजेड लोगों की चिंता भी निर्मूल नहीं थी, यानी उनकी जो चिंता थी वो यह नहीं कहा सकता बिना कारण थी। कोर्टेस ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नजरबंद कर लिया और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास किया, और स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के लिए के प्रयत्न में कोर्टेस ने एजटेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई और मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एजटेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवा दी। ठीक है। ऊपर टेनोक्टिलान का एक यूरोपीय रेखांकन 16वीं सदी, नीचे टेनोक्टिलान के केंद्र में मंदिरों तक ले जाने वाला भव्य सीढ़ी मार्ग जो अब मैक्सिको शहर का एक खंडहर है। ठीक है। इसी समय कोर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया।
एल्वारेडो ने हुइजिलपोक्टली के बसंतोत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। अब 25 जून 1520 को कोर्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, पुल तोड़ दिए गए, जलमार्ग काट दिए गए, सड़कें बंद कर दी गई थी और स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा और कोर्टेस को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। ठीक है, आप साइड में चित्र देख सकते हैं, जो है ये मैक्सिको का बना हुआ है। ठीक है, ऊपर मैक्सिको लिखा हुआ है। और इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई। इस एचटेको की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही टलक्सक्लान के लोग मारे गए और हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से भी जाना जाता है और कोर्टेस को नवनिर्वाचित राजा क्वेटमोक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस टलक्सक्लान में शरण लेनी पड़ी और उसमें एचडेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे और कोर्टेज केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्लान में घुस आया और एचडेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अब शकुनों ने एचडेको को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है और इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा और उसने अपना जीवन त्याग दिया। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लगा। कोर्टेज मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया और मैक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया। ठीक है, ये सब स्थान है, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पिजारो और इंका लोग। ठीक है, कोर्टेज के विपरीत पिजारो गरीब अनपढ़ था, यानी उनके विपरीत था। वो लोग पढ़े लिखे थे और तेज थे, लेकिन ये लोग गरीब थे और अनपढ़ थे, वो लोग अमीर थे। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया और उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है और उसे प्रशांत से वहां गुजर पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए गए। एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया और इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। राजा के मन में लोभ जाग उठा और उसने पिजारों को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहां राज्यपाल बना दिया जाएगा, गवर्नर। पिजारो ने कोर्टेस का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हुआ कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहां से भिन्न थी। 1532 में वहां अताहुअल्पा ने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहां के प्रदेश में पिजारो ने प्रवेश किया और उसने जाल बिछाकर राजा को क्या किया, बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव दिया, यानी एक कमरे भर का सोना उसने फिरौती में देने के लिए जो है प्रस्ताव किया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी, लेकिन पिजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूट मार मचाई और लूटपाट के बाद इनका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा। जो 2 साल तक वह विद्रोह चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग, युद्ध और महामारी जो चेचक आदि फैली थी उसके कारण लोग जो है मारे गए और मौत के मुंह में लोग समा गए। और अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी, ऊपरी जो पेरू स्थान है आज का, ये ऊपरी पेरू, जो है ये बोलीविया बोलीविया कहते हैं आज की जगह समय में, कि खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगाया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को क्या किया, उनको गुलाम बना लिया। ठीक है, उन लोगों को गुलाम बना लिया। यहाँ देखते हैं लेफ्ट में एक प्रतिमा है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रतिमा बनी हुई है। तो यह प्रतिमा एक औरत की छोटी सी प्रतिमा, पेरू, यह एक मकबरे में मिली जिस पर स्पेनियों की निगाह नहीं गई थी और इसलिए यह लघु प्रतिमा गलाए जाने से बच गई।
ठीक है, यानी ये चांदी की ये प्रतिमा थी और ये बच गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो पिजारो और इनका लोग हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैब्राल और ब्राजील, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर हमारा 9 शुरू हो जाएगा इसके बाद। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।